हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, क्या आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं? क्या आप एक लोन के बोरोवर हैं दोस्तों? और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपकी किसी न किसी विषम परिस्थिति या फिर मजबूरी या फिर किसी कारणवश या फिर हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो दोस्तों, उस रीजन की वजह से आपने लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपका यह डिफॉल्ट हो सकता है एक किस्तों का हो, दो किस्तों का या फिर तीन किस्तों का हो दोस्तों। अब ऐसे में होता क्या है, इस बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर उनके थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा आपको बार बार कॉल करके आपको परेशान किया जाता है दोस्तों, आपका हैरासमेंट किया जाता है। अब ये हैरासमेंट चाहे ऑन कॉल हो या फिर मैसेज भेजकर हो दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपको कॉल पे ये कहा जाता है कि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, आपने एक अपराध को कारित किया है, आपने एक ऑफेंस को कमिट किया है। अब हम आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, हम आपको अरेस्ट करवा देंगे, आपके घर पे हम पुलिस लेकर पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं कि आपने एक क्राइम किया है, आपने एक अपराध किया है, आपने एक ऑफेंस कमिट किया है, आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में आपने चीटिंग की है, आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में विश्वासघात किया है, आपने फ्रॉड या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दो प्रकार के अपराध आपने बैंक के साथ में कारित किए। ये भी कहते हैं कि आपके खिलाफ में एफआईआर केस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको जेल भिजवा देंगे, आपको जेल भिजवा कर आपको चक्की पिसवाएंगे, हम आपके घर पे होम विजिट करने वाले हैं और वो भी पुलिस के साथ में। दोस्तों, इस प्रकार के मैसेज, डराने धमकाने वाले मैसेज और पुलिस की बात कहने वाले मैसेज आपको भेजकर आपको डराया धमकाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स दोस्तों आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर थाने में जाकर वहां पर बैठकर पुलिस के माध्यम से आपको कॉल करवाते हैं और आपको ये कहा जाता है यहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज हुई है, आपने एक ऑफेंस को कमिट किया है, आप पुलिस स्टेशन में आइए या फिर जो भी बकाया जो राशि है उसका भुगतान करवाइए, नहीं तो आपके खिलाफ में हम यहाँ पे एफआईआर लिखने जा रहे हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, मेरे बहुत सारे जो लोन के जो डिफॉल्टर्स या फिर जो भी लोन के बोरोवर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, वो मुझे मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक नोटिस भेजते हैं और उस नोटिस का सब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको? फॉर्मल कंप्लेंट। लोन बोरोवर की अगेंस्ट में एक फॉर्मल कंप्लेंट बैंक या फिर एनबीएफसी ने पुलिस स्टेशन में थाने में दिया है, फॉर्मल कंप्लेंट। और वो कंप्लेंट किस प्रकार की होती है दोस्तों? उसमें लिखा रहता है कि लोन बोरोवर्स ने, इस लोन डिफॉल्टर्स ने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वासघात किया है, बीएनएस की धारा 318 316 की वो बात करते हैं दोस्तों, आईपीसी 420 420 406 इसकी बात करते हैं दोस्तों। और उस कंप्लेन में बकायदा दोस्तों वो पूरा जो भी केस और फैक्ट होता है लोन डिफॉल्ट के संबंध में वो सब उसके अंदर मेंशन करते हैं। और उस फॉर्मल कंप्लेंट के ऊपर दोस्तों एक पुलिस स्टेशन थाने की एक स्टैंप और सील लगी होती है दोस्तों, और वहां पे नीचे एक सिग्नेचर होती है कि भाई ये फॉर्मल कंप्लेंट हमारे पास आ गई है, हमने रिसीव्ड कर लिया है। लाइक बोलते हैं ना, एक एक्नॉलेजमेंट, एक वो बैंक या फिर एनबीएफसी डिस्पैच करके वहां पे सबमिट करती है दोस्तों। और वो कंप्लेन की जो लेटर होती है जो उन्होंने वहां पे दिया था और जो डिस्पैच कराया था, जो उसकी रिसीविंग होती है उसकी कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। और जब आप देखते हैं कि पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहां पे लिखा था 2 करके, स्टेशन हाउस ऑफिसर, दैट मींस कि एसएचओ थाना अध्यक्ष के पास हमने ये कंप्लेन फाइल की, तो वहां पे एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर और उसका एड्रेस, पुलिस स्टेशन का नाम लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हो तो आप काफी डर जाते हो दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो आपके खिलाफ में जस्ट एक फॉर्मल कंप्लेंट दिया गया है, ना कि आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुई है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मैसेज और कॉल कि आपके खिलाफ में वारंट निकल गया है, आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपको जेल जाना होगा, आपने एक अपराध कारित कर दिया है दोस्तों, ये सारे के सारे मैसेज और कॉल जो आपको आते हैं, ये सब के सब सिर्फ डरावने वाले मैसेज है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, यदि आपने लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट किया है तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले में दोस्तों बोला है कि लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करना, और वो भी जेन्युइनली, एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर नहीं, जेन्युइन डिफॉल्टर है, तो उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस को कमिट नहीं किया है, उसने किसी अपराध को कारित नहीं किया दोस्तों। कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में कहा है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन की ईएमआईज को डिफॉल्ट करना ये एक सिविल का मामला है, एक सिविल लायबिलिटी है दोस्तों, एक सिविल का मामला है दोस्तों। इसमें एफआईआर डायरेक्टली सीधे दर्ज नहीं होती है। डियर फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये लोन रिकवरी एजेंट्स वकील बन जाते हैं,
मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं और ये बनकर आपको कॉल करते और आपको डराते और धमकाते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, लोन डिफॉल्ट के मामले में डायरेक्टली सीधे तौर पर पुलिस का, वकील का, मजिस्ट्रेट साहब का, जज साहब का डायरेक्टली सीधे हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं बनता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, खास करके मैं पुलिस स्टेशन, पुलिस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पुलिस का डायरेक्टली सीधे इस लोन डिफॉल्ट के मामले में हस्तक्षेप, उनका रोल, उनका इन्वॉल्वमेंट बनता ही नहीं है दोस्तों, जब तक कि आपके इस लोन डिफॉल्ट के मामले में दोस्तों फ्रॉड, विश्वासघात, ये दो चीज का ये जो दो घटक हैं, ये जो दो एलिमेंट हैं, जब तक ये नहीं दिखाई देते हैं दोस्तों, जब तक इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट करिए दोस्तों। एक चीज आप समझ लीजिए, यदि आपकी बैंक में ईसीएस लगी होगी, ऑटो डेबिट मैंडेट, दैट मींस कि एक फिक्स्ड डेट पर आपकी ईएमआई कटती होगी, यदि उसका डिफॉल्ट होगा, यदि वो बाउंस होगा दोस्तों, तो सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के हिसाब से आपके खिलाफ में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेन फाइल हो सकती है दोस्तों। और या फिर यदि आपने कोई चेक दिया होगा और वो चेक बाउंस हो गया होगा, डिसऑनर्ड हो गया होगा, तो आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकती है दोस्तों, ना कि आपके खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज होगा। इस बात को नोट करिए। तो चाहे सेक्शन 25 हो या फिर सेक्शन 138 हो, इन दोनों मामलों में दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर फाइल नहीं होती है दोस्तों, एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेक्शन 25 और सेक्शन 138 ये दोनों ऑफेंस दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं दोस्तों, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं दोस्तों, असंज्ञेय होते हैं दोस्तों। और असंज्ञेय के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो एफआईआर दर्ज होता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों मामले बेलेबल हैं और कंपाउंडेबल है, समझौते योग्य है दोस्तों। तो सेक्शन 25 का कोई कंप्लेन आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है या फिर सेक्शन 138 में कोई कंप्लेन फाइल हुई दोस्तों, ये दोनों कंप्लेन बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष फाइल होगी, ना कि पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ में कोई एफआईआर, कोई केस और मुकदमा दर्ज होगा दोस्तों। इस बात को नोट करिए। तो अगर कोई आपको डराता धमकाता है ना कि सेक्शन 25 में एफआईआर दर्ज हो जाएगी आपके खिलाफ में, सेक्शन 138 में आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो उनको बता दीजिए कि ये दोनों मामले नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, इसमें एफआईआर तो दर्ज होती ही नहीं है। ये मामला तो डायरेक्टली सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगली चीज, अब बैंक और एनबीएफसी वाले ये कहते हैं कि आपके खिलाफ में हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो एफआईआर वो किस मामले में कह सकते हैं पता है आपको? वो कह सकते हैं दोस्तों चीटिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 420 आईपीसी की धारा 420 और 406 में वो आपको कह सकते हैं, डायरेक्टली सीधे एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, इन दोनों मामलों में चाहे वो फ्रॉड हो या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो दोस्तों, बीएनएस की धारा 318 चीटिंग और बीएनएस की धारा 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों मामलों में दोस्तों डायरेक्टली सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि डायरेक्टली सीधे लोन डिफॉल्ट के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए जब तक कि जो लोन का जो बोरोवर है, जो डिफॉल्टर है, जब तक कि वो विलफुल डिफॉल्टर प्रूव ना हो जाए, जब तक उसकी इंटेंशन ना दिखे कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग वो पैसे भरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों, जब तक वहां पे चीटिंग, फ्रॉड का कोई मामला नहीं बनता हो। जैसे कि व्यक्ति ने जब लोन लिया था उस वक्त यदि उसने कोई फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स दोस्तों, या फिर कोई गलत इनकम प्रूफ, रॉन्ग एड्रेस दोस्तों, या फिर कोई गलत रॉन्ग सैलरी स्लिप वगैरह कुछ अगर सबमिट किया होगा दोस्तों, कोई भी ऐसे दस्तावेज जो कि फेक थे, गलत थे, फॉर्ज्ड थे दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट्स, उस दस्तावेज में छेड़खानी की गई थी, वो अल्टर्ड था, मॉडिफाइड था, अगर ऐसा कोई गलत फेक डॉक्यूमेंट्स यदि लोन लेते वक्त सबमिट किया गया होगा और उस चीज को जब बैंक या फिर एनबीएफसी प्रूव करेगी, उसकी इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, ऐसा कुछ पाया गया, कोई सबूत दिखाई देगा, तो ही एफआईआर दर्ज होगा दोस्तों। दूसरी चीज, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, 406 की बात कर रहे हैं दोस्तों, बीएनएस की धारा 316 की बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने लोन डिफॉल्टर ने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में विश्वासघात किया है। विश्वासघात का मतलब जरा समझिए क्या होता है दोस्तों। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जरा मतलब समझिए क्या होता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बैंक या फिर एनबीएफसी ने लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर्स को पर्सनल लोन दिया था, पर्सनल लोन दिया था दोस्तों। अब पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है कि भैया ये कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक लोन नहीं है, जैसे कि बिजनेस लोन,
कार लोन, मोटर कार लोन, एजुकेशन लोन, ये एक स्पेसिफिक लोन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई लोन दिया है जिसमें स्पेसिफिकली पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज होगा ये पैसा, ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, तो वो बंदा वो पैसे को कहीं भी यूज कर सकता है। लेकिन अगर लोन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा है कि ये चीज कार लोन, होम लोन या फिर सपोज बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, पर्पस अगर मेंशन है और बाद में अगर वह पैसा उस पर्पस में यूज नहीं हुआ, उस पैसे का मिसयूज हुआ, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन सकता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, बैंक या फिर एनबीएफसी ने यदि आपको मोटर कार व्हीकल लोन दिया है दोस्तों, और आपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करके और आपने उस प्रॉपर्टी, उस गाड़ी को छिपाकर उसको बाद में बेच दिया, तो यहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 बनता है दोस्तों, 316 बनता है। तब आपने बैंक और एनबीएफसी के साथ में आपने विश्वासघात किया दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आपने होम लोन लिया था और बाद में आपने फ्रॉड, चीटिंग करके, समझो कि आपने उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, छिपा दे, किसी और के नाम पे आपने ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पे 406 बन सकता है दोस्तों, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन सकता है। तो यदि स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में लिखा है कि ये लोन इसी पर्पस के लिए इशू किया जा रहा है और बाद में आपने उस पैसे, उस अमाउंट को आपने मिसयूज किया, या फिर आपने कोई भी लोन लिया है, अभी सपोज आपने एजुकेशन लोन लिया और उस पैसे को आप कहीं और यूज कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन सकता है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। सो डियर फ्रेंड्स, ये बीएनएस की धारा 318, 316 कह देना, एफआईआर कह देना दोस्तों आसान तो है, लेकिन एफआईआर दर्ज करवा देना ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों, इस बात को नोट करिए। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आता है कि आपके खिलाफ में यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है, कंप्लेंट फाइल हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल भी विश्वास मत करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको जाना भी है तो आप अपने किसी कानून के सलाहकार या फिर एडवोकेट के साथ में आप पुलिस स्टेशन में विजिट करें। और एक बात को नोट करिए दोस्तों, बीएनएस की धारा 318, 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर चीटिंग, इन दोनों मामलों में यदि कोई अपराध बनेगा तो इसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, जो सजा है दोस्तों, वो 7 वर्षों की है। और हमारा कानून, हमारा लॉ ये कहता है दोस्तों, ऑफेंस में यदि मैक्सिमम जो पनिशमेंट यदि 7 ईयर्स का है, तो उस मामले में यदि कोई एफआईआर दर्ज होता भी है तो उस मामले में इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन यदि आप करना चाहते हैं, और पहली बात तो आपको डायरेक्टली सीधे लोन डिफॉल्ट के मामले में आपको लोन बोरोवर्स को अरेस्ट करना ही नहीं है। यदि चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कोई मामला बना, एफआईआर दर्ज हुई, तो डायरेक्ट तो अरेस्ट नहीं करना है, आपको पहले उस लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर्स को आपको पहले सीआरपीसी 41A की नोटिस या फिर बीएनएसएस 35 सब क्लॉज 3 की आपको नोटिस सर्व करनी पड़ेगी कि भाई हम इस मामले में एक जनरल इंक्वायरी करना चाहते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आपको ये नोटिस सर्व कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए। तो डायरेक्टली सीधे आपको अरेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इन दोनों मामलों में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है दोस्तों वो 7 इयर्स का है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? डियर फ्रेंड्स, ईयर 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में क्लियर कट कहा था दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, मामला क्या था? अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के मामले में डियर फ्रेंड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कर दिया था कि भाई ऐसा कोई मामला है जहां पे पनिशमेंट मैक्सिमम 7 इयर्स है, आपको डायरेक्टली सीधे अरेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली सीधे अरेस्ट नहीं करना है, आपको उनको सीआरपीसी 41 की नोटिस या फिर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 35 सब क्लॉज 3 की आपको पहले नोटिस सर्व करनी है। डियर फ्रेंड्स, ये बात को नोट करिए, लोन डिफॉल्ट के मामले में तो भाई सिर्फ प्रोविजंस है, डायरेक्टली सीधे कोई अरेस्ट नहीं होता है। और इसमें वो एफआईआर की बात क्यों कहते हैं मालूम है क्या? क्योंकि ये दोनों मामले दोस्तों कॉग्निजेबल है और कॉग्निजेबल मामलों में एफआईआर दर्ज हो सकती है। इसीलिए ये बैंक या फिर एनबीएफसी लोन रिकवरी एजेंट्स आपको बार बार इन्हीं 2 मामलों में एफआईआर दर्ज करने की बात बार बार कहते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, इस बात को नोट करिए। तो जब तक आपने बैंक या फिर एनबीएफसी के साथ में चीटिंग, फ्रॉड, विश्वासघात नहीं किया है, तब तक आपके इस मामले में डायरेक्टली सीधे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। अगर हुई भी तो डायरेक्टली सीधे आप अरेस्ट नहीं होंगे, इस बात को नोट करिए दोस्तों। क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर्स 2014 का जो केस लॉ है दोस्तों, जो जजमेंट है, वो क्लियर कट यही कहता है कि भैया पहले नोटिस सर्व करिए, एक जनरल इंक्वायरी बिठाइए, एक इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद आप आगे जो भी प्रोसीडिंग्स करना है वो आप करिए। तो डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके खिलाफ में कोई एफआईआर होगा, कोई पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, कोई आपको पकड़ेगा, आपके खिलाफ में वारंट निकलेगा, ये सब बातें हवा हवाई हैं, इस पे फोकस बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अरेस्ट की बात कब होगी मालूम है क्या? जब सेक्शन 25 138 का मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाएगा, समन्स आएगा, बेलेबल वारंट आएगा, उसके बाद जब नॉन बेलेबल वारंट आएगा,
यदि आप समन्स पे नहीं गए, यदि आप बेलेबल वारंट BW पे नहीं गए, तो उसके बाद आपका अरेस्ट वारंट नॉन बेलेबल वारंट NBW निकलेगा, तो उस मामले में हो सकता है थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। तो NBW निकलने से पहले सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और NBW निकलने से पहले ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर आप अपनी जमानत, अपना बेल करवा लीजिए, तो अरेस्ट का मामला बनेगा ही नहीं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट था दोस्तों। सो इस बात को नोट करिए, यदि कोई आपको डराता धमकाता है, मैसेज कॉल, तो सब बातें फालतू और फर्जी हैं दोस्तों। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। यदि आप विलफुल डिफॉल्टर है दोस्तों, तो FIR दर्ज हो सकती है, चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बन सकता है दोस्तों। इसीलिए विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि पैसे आपके पास हैं तो प्लीज बैंक और NBFC के पैसे दे दीजिए दोस्तों। पैसे जानबूझ के नहीं देना, इंटेंशनली नहीं देना, ये एक ऑफेंस है, ये एक अपराध है दोस्तों। इसीलिए विलफुल डिफॉल्टर मत बनिए। पैसे आपके पास हैं तो बैंक और NBFC के पैसे आपको लौटा देने चाहिए दोस्तों, क्योंकि बैंक और NBFC ने आपकी जरूरत में, आपकी तकलीफ में, आपकी प्रॉब्लम में आपको लोन दिया था, आपको पैसे की मदद की थी, आपकी जरूरत में बैंक और NBFC ने आपको हेल्प किया था। तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लायबिलिटी बनती है कि आपको उनके पैसे सूद समेत, ब्याज सहित आपको लौटा देने चाहिए। यदि आप एक भारत के कर्तव्य नागरिक हैं तो दोस्तों, यदि पैसे आपके पास हैं तो प्लीज आप इनके पैसे लौटा दीजिए। आप गलत कृत्य, रॉन्ग कृत्य बिल्कुल भी मत करिए। अपना इंटेंशन हमेशा क्लियर रखिए दोस्तों। ये जालसाजी, चीटिंग, डिसऑनेस्ट, ऐसा कोई भी इंटेंशन मत रखिए दोस्तों। फ्रॉडुलेंट वाला कोई इंटेंशन बिल्कुल मत रखिए दोस्तों। पॉजिटिव रहिए। पैसे हैं तो पैसे दे दीजिए, पैसे नहीं है, जेन्युइन डिफॉल्टर है तो जो नियम कानून है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, आप उसको फॉलो करिए दोस्तों। तो कभी तकलीफ में, कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे दोस्तों। इस बात को आप नोट करिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए दोस्तों, और बेल आइकन की बटन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उसको ऑल कर दीजिए, ALL ऑल कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी बैंक डिफॉल्ट या लाइक बैंकिंग से संबंधित, वो सारी वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से मिलती है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।